दोस्तों, आज की जो कहानी हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं वो बहुत ही एकदम चौंका देने वाली कहानी है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि अपराधियों को सजा जो सुनाई जाती है वो जज सुनाते हैं। जज के द्वारा अपराधियों को सजा सुनाई जाती है। लेकिन जज द्वारा एक जज को फांसी पर लटकाया गया तो ये बात सुनकर आपको झटका तो जरूर लगेगा। आखिर उस जज ने ऐसा क्या किया था जिससे उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ये वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ऐसी सच्ची कहानियां यानी कि क्राइम स्टोरी आती रहती है। इसी के साथ बढ़ती हूँ वीडियो में आगे और बताती हूँ विस्तार से आखिर इस जज ने जिसे फांसी पर लटकाया गया था उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो स्वयं जज को फांसी पर लटकाया। उपेंद्र नाथ राजकुआ नाम के जो जज थे वो 1970 में रिटायर होने वाले थे। जब वो रिटायर होने वाले थे तो जब वो एक न्यायाधीश के पद पर तैनात थे तब उन्हें एक बंगला दिया जाता है रहने के लिए, सरकारी आवास दिया जाता है रहने के लिए। वो उसी अपनी फैमिली के साथ उसी बंगले सरकारी बंगले में रह रहे थे। लेकिन जब उन्हें ये बात पता चली कि उनका फरवरी में यहाँ से इस्तीफा देने वाले हैं, यानी कि फरवरी में वो रिटायर होने वाले हैं, उस टाइम वो अपने जो उनका घर था गांव में जहाँ से वो पले बड़े थे वहां पे वो एक अपना बड़ा सा मकान बनाते हैं, यानी कि घर बंगला बनाते हैं और उसे किराए पर दे देते हैं। क्योंकि वो तो उनकी तो यहाँ इधर उधर पोस्टिंग होती रहती थी और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ जाना पड़ता था और वो हमेशा ही अपनी फैमिली के साथ रहते थे। जब जज साहब को ये बात पता चली कि उनको फरवरी में रिटायर होना है तब वो अपने घर पे कॉल करते हैं अपना बंगला खाली करवाने के लिए। कहते हैं कि मैं फरवरी में रिटायर होने वाला हूँ, इस वजह से मैं वापस अपने घर आऊंगा और मुझे यहाँ पे जो सरकारी बंगला था वो मुझे खाली करना पड़ेगा। जब वो जज साहब अपना बंगला खाली करवा देते हैं इसके बाद अपनी पत्नी से बोलते हैं कि अभी मेरे पास कुछ टाइम है, घूमते हैं इधर उधर थोड़ा टाइम बिताते हैं, इसके बाद हम यहाँ से बंगला खाली करके अपने घर चले जाएंगे। जब वो अपने परिवार के साथ अपने बीवी के साथ रह रहे थे उसी टाइम उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जो उनकी जिंदगी बदल देता है, उनकी जिंदगी ही खत्म कर देता है। बंगले में एक वॉशरूम था, वॉशरूम के पीछे एक पेड़ खड़ा था, कटवा देते हैं और वहां पर एक गड्ढा खुदवा देते हैं। उनसे उनकी पत्नी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब वो कहते हैं कि हम बाहर से कुछ पौधे लाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद जो किचन के पीछे जो एक पेड़ खड़ा था वो भी वो वहां कटवा देते हैं और उसे गड्ढा करवा देते हैं। जब उनकी पत्नी उन गड्ढों को देखती है तो एक अजीब सा महसूस करती है और थोड़ी डर जाती है। तो वो कहती है अपने अभी वो जज साहब से कहते हैं कि इन गड्ढों को बंद करवा दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये गड्ढे एक अजीब से लग रहे हैं। इसके बाद वो जज अपनी पत्नी की बात में आके उन गड्ढों को बंद करवा देते हैं, उसमें मिट्टी डलवा देते हैं, इस मजदूर को बुलाते हैं और फिर से वो गड्ढे खाली करवा देते हैं। इसके बाद कुछ ही टाइम के बाद अपने परिवार के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, बोलते चालते हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इसके बाद अचानक एक दिन उनकी पत्नी और एक छोटी बेटी जो उनके साथ रह रही थी वो अचानक ही गायब हो जाती है। जब नौकर पूछते हैं कि मालकिन और छोटी मालकिन नहीं दिख रही है, तभी जज साहब कहते हैं कि वो लोग एक रिश्तेदारी में बाहर गए हुए हैं। लेकिन जब नौकरों ने देखा कि ये गड्ढा बंद है और रात को तो खुला हुआ था, मालकिन और छोटी बेटी भी घर में नहीं है और ये अचानक ही एक गड्ढा बंद किसने कर दिया। तभी एक नौकर देखता है कि जज साहब वॉशरूम में अंदर कपड़े धो रहे हैं और बाहर साइड में जो पानी आ रहा था लाल कलर का आ रहा था। तभी नौकर सोचता है कि मालिक जो थे वो इतने साल में उन्होंने कभी कपड़े नहीं धोए, आज अचानक वो कपड़े क्यों धो रहे हैं। वो किसी नौकर से भी बोलकर कपड़े धुलवा सकते थे। तभी नौकर सोचता है कि हो सकता है अब रिटायर हो गए हैं, काम काज है नहीं, तो हो सकता है शायद उनका काम करने का मन कर रहा हो इसलिए कपड़े धो रहे हैं। जो उनकी दो बेटियां थी वो अपने मामा के साथ में उनके यहाँ रह रही थी। जो जज साहब के साले थे वो भी पुलिस में थे।
वहां वो अपने साले को फोन करते हैं और कहते हैं उन जो बेटियां रह रही हैं उन्हें घर भेज दीजिए। साहब के साले होते हैं वो कहते हैं अचानक ऐसे क्यों बुला रहे हैं, एग्जाम आने वाले हैं, फरवरी में रिटायर हुए थे, फरवरी में मार्च में एग्जाम होने वाले हैं, एक काम कीजिए अब मार्च के बाद मैं भेज दूंगा, अभी उनकी पढ़ाई चल रही है, अगर अभी जाएंगी तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन तभी जज साहब कहते हैं कि नहीं, उन्हें भेज दो, हम कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं, हमारा पहले से ही प्लान फिक्स था। इतना सुनने के बाद वो बेटियों को बुला लेते हैं, यहाँ तक कि जब वो बस से बेटियां आ रही थी तब वो जज साहब उन्हें बस स्टॉप पर खुद ही एक बस में लेने जाते हैं। उन्हें सरकारी गाड़ी भी अवेलेबल थी लेकिन तब भी वो गाड़ी से नहीं गए थे, पैदल ही अपनी बेटियों को बस स्टॉप थोड़ी दूर पे था वहां से वो लेने जाते हैं और बेटियों को लाते हैं। जब बेटियां पूछती हैं कि उनकी माँ कहाँ है और छोटी बहन कहाँ है, तभी जज साहब कहते हैं कि वो दूर के रिश्तेदार के यहाँ गई हैं। इसके बाद जब नौकर देखते हैं दोनों बेटियां साथ में बैठते हैं खाना खाते हैं और जब सुबह नौकर उठते हैं तो पूछते हैं कि मालकिन, दोनों मालकिन नहीं दिखाई दे रहे हैं। तभी जज साहब कहते हैं कि वो लोग भी कहीं दूर की रिश्तेदारी में गए हुए हैं। इसके बाद जज साहब बोले कि हो सकता है मुझे भी कुछ दिनों बाद यहाँ से जाना पड़ेगा। जज साहब होते हैं वो चले जाते हैं एक होटल में रहने के लिए। उधर जो जज साहब के साले थे उनकी बात उनकी बहन से काफी दिनों से हो नहीं रही थी। इसके बाद जब वो उन्हें पता चलता है कि अचानक ही जो उपेंद्र नाथ राज हुआ थे उन्होंने अचानक ही बंगला खाली कर दिया, अचानक ही सारे लोग गायब हो गए और जब किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे तो किसी से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। इसके बाद उनके जो साले थे उन्हें शक होता है और उन्हें कहीं से पता चल जाता है कि जो उपेंद्र नाथ राजखोवा है वो सिलीगुड़ी में किसी एक होटल में ठहरे हुए हैं। वो ये देखकर परेशान हो जाता है, थोड़ा कहता है कि उनका घर है, सरकारी बंगला भी है, फिर ये एक होटल में क्यों रह रहे हैं। उसके बाद जब वो अपनी बहन के बारे में पता करता है वहां पे जाता है, लेकिन जब वो जो राजकुआ थे वो अपना सरकारी बंगला खाली कर चुके थे। जब जज साहब के जब साले वहां पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस बंगले में कोई नए जज साहब। धीरे धीरे जब वो पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो उपेंद्र नाथ राजकुआ है वो एक सिलगड़ी के किसी एक होटल में ठहरे हुए हैं। जज साहब का साला वहां पे जाता है तो कुछ पुलिस कर्मचारियों के साथ जाता है और वहां पे जब पूछताछ करता है तो जांच करते हैं तो वो इधर उधर के बहाने मारने लगते हैं। लेकिन जब वो कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो जज साहब कहते हैं कि हम तुम्हें मुंह से नहीं बता सकते हैं लेकिन लिख के बताएंगे। तभी वो अपनी भाषा में लिखते हैं कि उन्होंने जो उनकी बहन थी, उनकी पत्नी का वॉशरूम में पैर फिसलने की वजह से उनकी मौत हो गई है और उन्होंने उनकी लाश को एक ब्रह्मपुत्र नदी है असम में, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें उनकी लाश को बहा दिया। लेकिन जब ये बात छोटी बेटी को पता चली तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए, उसने भी आत्महत्या कर ली और उसकी भी लाश को हमने ब्रह्मपुत्र नदी में बहा दी। इसी वजह से हमने दोनों अपनी बेटियों को बुलाया था। हमने सोचा कि एक माँ के बारे में छुपाना सही नहीं है। हमने सोचा कि अपनी बेटियों को ये उनकी माँ और उनकी बहन के बारे में एक किसी शांत जगह पे बताते हैं। जब हम अपनी दोनों बेटियों को उस ब्रह्मपुत्र नदी के पास लेके गए और हमने जब उन्हें बताया कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बेटी को इसी नदी में हमने बहा दिया है, उनकी ऐसे ऐसे मौत हो गई है। जब ये बात उन दोनों बेटियों ने सुनी तो उन्होंने भी उस नदी में छलांग लगा दी और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब ये बात उन्होंने पुलिसकर्मी और अपने साले के सामने रखी तो इसके बाद उनके जो साला था वो बोलता है, पुलिसकर्मी बोलते हैं कि क्या तुम ये बात थाने में जाके बोल रहे हो। तभी जज साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, इसके बाद मैं चलता हूँ, मैं ये बयान देने के लिए तैयार हूँ। जज साहब अंदर जाते हैं और जो पुलिसकर्मी उनके साले थे वो बाहर बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। चाकू वो अपने पेट में मार लेते हैं और आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। तभी तेज से जज साहब तेज से चीखने लगते हैं। जब ये बात पुलिसकर्मी और उनके जो साले थे वो सुनते हैं, तब वो दौड़ते हुए कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि जज साहब ने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की है। इसके बाद उन्हें पास के नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, उनका इलाज चलता है। इसके बाद जब वो ठीक होते हैं
तब फिर से उनसे पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपनी बीवी और अपनी 3 बेटियों को कहाँ रखा है? पुलिस को सारी सच्चाई बता देते हैं कि उन्होंने जिस सरकारी बंगले में के पीछे जो वॉशरूम के पीछे जो गड्ढा था, उसमें मेरी पत्नी और छोटी बेटी की लाश को दबाया था, और जो किचन के पीछे जो गड्ढा था उसमें हमारी जो 2 बेटियाँ थीं उनकी लाश पड़ी हुई है। पुलिस को यकीन नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने पहले जो बयान दिया था वो कुछ और था और दोबारा जो बयान दिया था वो कुछ और है। पुलिस कहती है, आप ये बात कैसे यकीन के साथ बोल सकते हो कि हम कैसे यकीन करें? जब उन्होंने ये बात बताई थी कि उन्होंने अपनी बेटियों और अपनी पत्नी की लाश को उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी में बहा दी है। इसके बाद पुलिस ने बहुत ही छानबीन की उस नदी में, कोई कंकाल नहीं मिला, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी की लाश को उसी नदी में बहाया। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं था। वो यकीन दिलाने के लिए जज साहब कहते हैं कि ऐसी बात है तो चलिए हम बंगले में चलने के लिए तैयार हैं, और उस गड्ढे को खोदिए। जब उन गड्ढों को खुदवाया जाता है तो जो वॉशरूम के पास वाला जो गड्ढा था उसमें 2 कंकाल निकलते हैं, और जो दूसरा गड्ढा था उसमें 2 कंकाल निकलते हैं। वहाँ पे साबित हो जाता है कि जज साहब ने ही अपनी पत्नी और अपनी बेटी की हत्या की। जब जज साहब अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं, इसके बाद निचली अदालत में उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है और फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद उपेंद्र नाथ राज को सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी उस फांसी की सजा को बरकरार रखता है। इस दया याचिका के लिए राष्ट्रपति से भी दया की अपील करते हैं, तो राष्ट्रपति भी उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की सजा, जो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, उसी सजा को बरकरार रखते हैं, और 1976 में उन जज को फांसी हो जाती है। अब जज साहब को फांसी तो हो गई थी, लेकिन आज भी ये राज ही रहा। आज भी इस राज के बारे में किसी को भी नहीं पता है कि आखिर जज साहब ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी की हत्या क्यों की थी। इस हत्या के बारे में सिर्फ और सिर्फ जज साहब को पता थी, और ये दुनिया का पहला केस था जिसकी वजह जाने बिना ही सजा सुना दी गई। कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ भी जानकारी मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।